hello friends, how are you today? We'll be starting with a new chapter then. We'll be starting or we'll be discussing, I would say, rather a chapter called Account Current. अगर आपने एवरेज ड्यू डेट पढ़ा है तो इट इज इन लाइन विद दैट सेम चैप्टर, वही कंसेप्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है इन अकाउंट करंट. सबसे पहले फ्रेंड्स, अकाउंट करंट क्या है? व्हाट इज अकाउंट करंट? सर वो अकाउंट है जिसमें से करंट आता है. नो, जस्ट जोकिंग. अकाउंट करंट क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जिसे समझने के लिए लेट अस फर्स्टली डिस्कस एन एग्जांपल. There are two parties, A and B, who are regularly dealing with each other. A regularly goods बेच रहा है B को on different dates, and B भी regularly वो goods का payment A को दे रहा है. A is regularly selling goods and B is regularly making the payment. लेकिन B कभी भी ड्यू डेट पे पैसा नहीं देता है. B हमेशा या तो ड्यू डेट के एक दो दिन पहले ही पे कर देगा या ज्यादातर ड्यू डेट के बाद पे करता है. एंड नॉट ओनली ड्यू डेट के बाद पे करता है, ही इज ऑल्सो नॉट मेकिंग अ बिल टू बिल पेमेंट. वो एक लमसम अमाउंट का पेमेंट दे देता है. से 20,425 का बिल है, he'll make a lump sum payment of 20,000. 24,923 का बिल है, he'll make a lump sum payment of 25,000. मतलब वो ना तो ड्यू डेट को पैसा दे रहा है ना बिल टू बिल पैसा दे रहा है. ही इज मेकिंग अ लम्प सम पेमेंट. तो कुछ टाइम तक इसी तरह से ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू किए. आफ्टर अ वाइल ए ऐसा बोलेगा ना कि आपने बहुत सारा पेमेंट मुझे दिया है, ऑलमोस्ट सभी बिल्स का पेमेंट दे दिया है, लेकिन बिल टू बिल पेमेंट नहीं दिया है. तो अपने काम करते हैं, इससे पहले कि अपने अकाउंट्स कॉम्प्लिकेट हों, इससे पहले सिचुएशंस अपने हाथ से बाहर जाए, अपने काम करते हैं, आज तक के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसका हिसाब क्लियर कर लेते हैं. आज तक जो भी पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है वो क्लियर कर लेते हैं. आज से एज फ्रेश नए ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट करेंगे. बी बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो कितना पैसा मुझे देना है, मैं आज का आज पे कर दूंगा. तो ए को अगर खाली ये कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा बी से लेना है, तो वो सिंपली बी का एक लेजर अकाउंट बना सकता है एंड ही कैन कैलकुलेट वॉट एवर इज पेएबल और रिसीवेबल फ्रॉम बी. लेकिन ए को खाली अमाउंट पेएबल या रिसीवेबल कैलकुलेट नहीं करना है. रिमेंबर, बी कभी भी ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रहा था. ड्यू डेट से अगर वो लेट पे कर रहा है तो जितना लेट पे कर रहा है उतने दिन का इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा. यस सर. ड्यू डेट से जल्दी पे कर देता है तो इज बाउंड टू रिसीव सम रिबेट. यस सर. सेकेंडली, वो कभी भी बिल टू बिल पेमेंट नहीं दे रहा था, लमसम पेमेंट दे रहा था. कम पेमेंट दिया है तो वो कम पेमेंट सही, वो कम अमाउंट सही, उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना. ज्यादा पेमेंट दे दिया है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट पे उसे रिबेट तो मिलेगा ना. मतलब ए के लिए प्रॉब्लम क्या है? खाली अमाउंट पेएबल या रिसीवेबल बी से कैलकुलेट नहीं करना है, कितना बी को देना है, कितना बी से लेना है, खाली वो पता नहीं करना है. ए को पता करना है व्हाट इज टोटल अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल फ्रॉम बी अलोंग विथ इंटरेस्ट. कितना पैसा बी से लेना है या कितना पैसा बी को देना है इंटरेस्ट के साथ. खाली बी का अकाउंट बना के इंटरेस्ट कितना अक्रू हो गया है, इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया है, वो उसे पता नहीं चलेगा. तो उसे एक डिफरेंट स्टेटमेंट थोड़ा बनाना पड़ेगा विच नॉट ओनली टेल्स व्हाट इज द अमाउंट ड्यू बट ऑल्सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. एंड दैट स्टेटमेंट माय फ्रेंड इज नथिंग बट अकाउंट करंट. सो व्हाट इज अकाउंट करंट? Account current is nothing but a statement showing total amount due along with interest. It is a statement which is generally prepared by creditor in favor of his debtor. Generally कौन बनाता है? एक creditor बनाता है. पैसे की टेंशन किसको होती है? creditor को होती है. तो generally ये creditor बनाता है किसके फेवर में? debtor के फेवर में. क्यों बनाता है? To calculate total amount due along with interest. सर इसका मतलब ये स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ इसी स्टेटमेंट में हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा. यस, इसी स्टेटमेंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा. अगर ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप देखें तो इट इज नथिंग मोर देन अ लेजर अकाउंट. एक लेजर अकाउंट के जैसा ही फॉर्मेट है. डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट.
लेकिन दोनों साइड, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हम दोनों साइड 3 एक्स्ट्रा कॉलम और बनाते हैं. ऑन बोथ दी साइड्स वी प्रिपेयर 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स, वन ऑफ ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, number of days, and either interest or product. Either interest or product. तो ये 3 कॉलम देख के ही आपको समझ में आता है why are you preparing these 3 columns? क्यों बना रहे हैं ये 3 columns? Just to calculate interest. I hope you are getting this. What is account current? It is a statement. सर मैं बार बार स्टेटमेंट बोलता हूं, फिर आपको समझा रहा हूं ये अकाउंट जैसा ही है. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट? अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है? अकाउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है. अकाउंट एक पीरियड के लिए बनाया जाता है. एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक क्या चेंजेस उस पर्टिकुलर आइटम में हुए वो आपको उसका समरी देता है. स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए कभी नहीं बनता है. स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ डे. उस दिन क्या पोजीशन है वो हमको शो करता है. स्टेटमेंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है क्या? नहीं, स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होता है. स्टेटमेंट तो एक लूज शीट ऑफ पेपर पे अलग से बनाया जाता है. जैसे यहां पे ये स्टेटमेंट ए एक लूज शीट पे प्रिपेयर करेगा और ये स्टेटमेंट बी को भेजेगा टू रिकवर व्हाट इज ड्यू फ्रॉम बी. बी से जो भी पैसा लेना बाकी है वो रिकवर करने के लिए ये स्टेटमेंट ए बी को बना के भेजेगा. तो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज दिस अकाउंट करंट? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय अ क्रेडिटर in favor of his debtor to calculate total amount due along with interest. It is a statement generally prepared by. कंपल्सरी नहीं है क्रेडिटर ही डेटर को बना के देगा. कभी कभी डेटर भी ये स्टेटमेंट बना के क्रेडिटर को सेंड कर सकता है, बट इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय अ क्रेडिटर इन फेवर ऑफ हिज डेटर टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ड्यू along with interest. तो लेट अस राइट दीज पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग. तो फर्स्टली राइट डाउन मीनिंग. It is a statement which is generally prepared. Statement which is generally prepared by a creditor in favor of his debtor to calculate total amount due along with interest. It is generally prepared by a creditor in favor of his debtor to calculate total amount due along with interest. It is nothing more than a ledger account of debtor in books of his creditor. In which apart from usual columns in a ledger, three extra columns on both the sides are prepared.
they are due date, number of days, third column is of either interest or product. जब ये स्टेटमेंट आप फ्रेंड्स बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट का हेडिंग देने का तरीका भी एक पिक्यूलियर तरीका है. Whenever you are preparing this statement, जब आप हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग में रेसिपिएंट का नाम हमेशा सबसे पहले आएगा और जो बना रहा है, जो सेंड कर रहा है ये स्टेटमेंट, उसका नाम लास्ट में आएगा. मतलब रेसिपिएंट्स नेम शुड कम फर्स्ट, सेंडर्स नेम एट द एंड. हेडिंग कैसे हो जाएगा? रेसिपिएंट इन अकाउंट करंट विथ सेंडर एज ऑन दिस डेट. फॉर एग्जाम्पल, A is preparing this statement and sending it to B. तो हेडिंग क्या देंगे? B, who is the recipient? A स्टेटमेंट बना के B को दे रहा है, तो who is recipient of this statement? B. Who is sender of this statement? A. मतलब हेडिंग क्या देंगे? B in account current with A as on जो भी डेट है. तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, in heading of this statement, recipients name should come first and sender's name एट द एंड. रेसिपिएंट का नाम पहले आना चाहिए और सेंडर का नाम लास्ट में. हम लोग ये स्टेटमेंट बनाएं उससे पहले, बिफोर वी प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज रिगार्डिंग नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज ये समझना है आपको. सपोज यू आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो. दिस इज फर्स्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट पीरियड एंड दिस इज स्टेटमेंट डेट. इस दिन ये स्टेटमेंट आप बना रहे हो. यू आर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट ऑन दिस डेट. तो जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे, से देयर आर 3 ड्यू डेट्स, ड्यू डेट फॉर ट्रांजेक्शन 1, ड्यू डेट फॉर ट्रांजेक्शन 2, ड्यू डेट फॉर ट्रांजेक्शन 3. 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट्स आपको दिया है. आपको अकाउंट करंट प्रिपेयर करना है. तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट, देयर आर 3 वेज इन विच यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज. 3 तरीके से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हो. पहला, हम लोग जब ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, सी अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं दैट इज क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. पूरा चैप्टर इसी स्टेटमेंट पे डिपेंड है. ये जब अकाउंट करंट का स्टेटमेंट आप बना रहे हो, आप अकाउंट करंट का स्टेटमेंट क्या अजम्पशन पे प्रिपेयर करते हो? What assumption you keep in your mind while preparing this statement? कि डेटर सारा पेमेंट क्रेडिटर को दे देगा on which date? Statement date. Entire account will be cleared on which date? Statement date. सारा पेमेंट कौन सी डेट को होने वाला है? स्टेटमेंट डेट पे. तो अगर किसी ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट यहां पे है, तो उसे इस ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. यहां पे ड्यू डेट है तो इस ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. यहां पे ड्यू डेट है तो यहां से स्टेटमेंट डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो एक तरीका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने का क्या मिला? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन टू स्टेटमेंट डेट. फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट. इस मेथड को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बैलेंस मेथड. फॉरवर्ड बैलेंस मेथड. तो इन फॉरवर्ड बैलेंस मेथड विच नंबर ऑफ डेज विल बी कैलकुलेटेड? कौन से नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट करोगे? सर, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन टू स्टेटमेंट डेट. एक दूसरा मेथड भी है. दूसरे मेथड में हम अपोजिट नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं. दूसरी मेथड में हम वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं जिसका इंटरेस्ट हमको फाइंड करना ही नहीं है. वी कैलकुलेट दोज नंबर ऑफ डेज जिसका इंटरेस्ट हमको फाइंड नहीं करना है. मतलब यहां पे फ्रॉम फर्स्ट डेट टू ड्यू डेट, यहां पे फ्रॉम फर्स्ट डेट टू दिस ड्यू डेट,
फ्रॉम फर्स्ट डेट टू दिस ड्यू डेट। तो ड्यू डेट और फर्स्ट डेट के बीच में जो भी नंबर ऑफ डेज है वो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट डेट से ड्यू डेट के ट्रांजेक्शन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट डेट से ड्यू डेट के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इस सेकेंड मेथड को बोलते हैं बैकवर्ड बैलेंस मेथड। फर्स्ट मेथड वाज फॉरवर्ड बैलेंस मेथड, दिस मेथड इज बैकवर्ड बैलेंस मेथड। और एक तीसरा तरीका है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने का, वेयर वी कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट टू नेक्स्ट ड्यू डेट, ड्यू डेट टू नेक्स्ट ड्यू डेट, ड्यू डेट टू नेक्स्ट ड्यू डेट। तो ये जो तरीका है जहां पे हम एक ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से दूसरे ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक बैलेंस मेथड। So there are three ways in which number of days can be calculated. One, forward balance method. Two, backward balance method. Three, periodic balance method. See friends, these three methods are mathematically different. क्या तीनों मेथड से इंटरेस्ट अलग अलग आएगा? Definitely no. इंटरेस्ट तीनों मेथड से सेम ही आएगा. Mathematically these three methods are different. So let us firstly write there are three ways of calculating number of days. There are three ways of calculating number of days. Which three ways, sir? First, we may calculate number of days following फॉरवर्ड बैलेंस मेथड। हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलोइंग विच मेथड? फॉरवर्ड बैलेंस मेथड। फॉरवर्ड बैलेंस मेथड मतलब नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट किया? ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट। कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए? ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट। दूसरा तरीका है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने का, दैट इज बैकवर्ड बैलेंस मेथड। बैकवर्ड बैलेंस मेथड। बैकवर्ड बैलेंस मेथड या इस मेथड को इपोक मेथड भी बोला जाता है। वी ऑल्सो कॉल इट इपोक मेथड। बैकवर्ड बैलेंस मेथड में कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए? नंबर ऑफ डेज कौन से? फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट पीरियड टू ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। फर्स्ट डेट से ड्यू डेट। थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज इज पीरियोडिक बैलेंस मेथड। पीरियोडिक बैलेंस मेथड। सर पीरियोडिक बैलेंस मेथड में कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होंगे? पीरियोडिक बैलेंस मेथड में वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। आई होप नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन समझ में आया आप लोग को। आफ्टर नंबर ऑफ डेज लेट अस फर्स्टली फोकस ऑन, या एक काम कीजिए आप लोग ये पूरा का पूरा स्क्रीन पॉज करके पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी दिस। Now if we discuss first method, forward balance method, फॉरवर्ड बैलेंस मेथड अगर डिस्कस करें, वो डायग्राम वापस अगर देखें हम लोग, अगर ये हमारा स्टेटमेंट पीरियड है, दिस इज योर फर्स्ट डेट एंड दिस इज योर स्टेटमेंट डेट। तीन ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट हमारे पास है।
अच्छा, हम ये स्टेटमेंट क्या अजम्पशन पे बनाते हैं? स्टेटमेंट क्या अजम्पशन पे बनता है कि सर ये सभी ट्रांजैक्शंस के लिए पेमेंट स्टेटमेंट डेट को हो जाएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन का पेमेंट देना कब चाहिए था? इधर देना चाहिए था, लेकिन दिया कब जा रहा है? स्टेटमेंट डेट पे। तो नंबर ऑफ डेज हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट। इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट। इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट। करेक्ट? तो नंबर ऑफ डेज जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट के नंबर ऑफ डेज जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्या आप ये दोनों डेट्स, ड्यू डेट और स्टेटमेंट डेट, दोनों डेट कैलकुलेशन में इंक्लूड करोगे क्या? नहीं। ड्यू डेट मतलब ये ड्यू डेट के शाम तक पैसा दे दो तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा ना। तो जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हो, ड्यू डेट को अपनी कैलकुलेशन में नहीं लोगे, स्टेटमेंट डेट को लोगे। बोथ दीज डेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर कैलकुलेशन। दोनों डेट आपकी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा, दोनों में से कोई एक डेट आपकी कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा। तो इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, राइट डाउन, in calculation of number of days, due date will not be included, but statement date will be included. नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन में ड्यू डेट आप कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे, स्टेटमेंट डेट यस हमेशा इंक्लूड करोगे। सेकेंडली, सपोज देर इज ओपनिंग बैलेंस, सपोज देर इज बैलेंस ऑलरेडी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड, मतलब ये फर्स्ट डेट का बैलेंस है सर, ये ओपनिंग बैलेंस का भी पेमेंट कौन सी डेट को दिया जा रहा है? 30th या स्टेटमेंट डेट को दिया जा रहा है। इस ओपनिंग बैलेंस के लिए भी पैसा कब दिया जा रहा है? स्टेटमेंट डेट को दिया जा रहा है। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस का भी इंटरेस्ट फर्स्ट डेट से स्टेटमेंट डेट तक काउंट करना है। फर्स्ट डेट से स्टेटमेंट डेट तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फर्स्ट डेट से स्टेटमेंट डेट तक जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हो, क्या फर्स्ट डेट को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करोगे? क्या फर्स्ट डेट को कैलकुलेशन में इंक्लूड करोगे? यस सर, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट डेट की शाम को नहीं है, इट्स इन द बिगिनिंग ऑफ दैट डे। उस दिन सुबह ये बैलेंस था, मतलब ये फर्स्ट डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्या? यस सर। तो जब ओपनिंग बैलेंस के लिए नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें ये फर्स्ट डेट को भी अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। इन अदर वर्ड्स, ये दोनों डेट्स हमारी कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, while calculating number of days for opening balance, while calculating number of days for opening balance, both first date and statement date will be included. आपकी कैलकुलेशन में आप फर्स्ट डेट एंड स्टेटमेंट डेट दोनों इंक्लूड करेंगे। एंड देयर इज ऑल्सो अ थर्ड पॉइंट जो आपको लिखना चाहिए, बट वो हम फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद डिस्कस करेंगे। तो यू लीव 3 लाइन्स फॉर दिस थर्ड पॉइंट and then we'll move on to first example. Now, when we are preparing account current, जब हम account current prepare कर रहे हैं, ये जो statement है, ये statement बनाने का 2 तरीका है। There are 2 ways in which you can prepare this statement. This statement can be prepared the statement can be prepared following 2 methods.
सी पहले 3 मेथड देखा हमने, वो 3 मेथड किस चीज का था? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने का मेथड था। अब ये 2 मेथड किस चीज का है? स्टेटमेंट ड्रॉ करने का मेथड है। स्टेटमेंट हम लोग 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं। एक इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, मतलब इस मेथड में हम हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड इज प्रोडक्ट मेथड, जहां पे हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे एंड ऑन नेट प्रोडक्ट, ऑन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट एक साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बताया था, हम लोग यहां पे 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं। कौन से 3 एक्स्ट्रा कॉलम? ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट और प्रोडक्ट। तो इफ यू आर फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, आपका थर्ड कॉलम इंटरेस्ट का कॉलम होगा। इफ यू आर फॉलोइंग प्रोडक्ट मेथड, आपका थर्ड कॉलम प्रोडक्ट का कॉलम होगा। सो इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड में हम क्या करेंगे? वी विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन और बैलेंस इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे? वी विल बी कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट फॉर ईच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन और इंटरेस्ट बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो आप लोग पॉज करेंगे स्क्रीन, इतना कॉपी करेंगे और फिर हम लोग एग्जांपल्स पे जाएंगे। कॉपी दिस। थैंक यू। तो अब हम लोग देखते हैं हाउ दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इन व्हाट फॉर्मेट दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। क्या फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट का? नॉर्मल लेजर के ही कॉलम्स होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कॉलम्स ऑफ लेजर 3 एक्स्ट्रा कॉलम हम दोनों साइड प्रिपेयर करते हैं। ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, interest, either interest or product, and then amount column. So there are 8 columns on both the sides. दोनों साइड हम लोग 8 कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, नॉर्मल लेजर के ही कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये 3 एक्स्ट्रा कॉलम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमने दोनों साइड प्रिपेयर किए हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन क्लास वर्क में आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दिया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 7 in your class work, that is first question of account current. What is the information provided? Mehta owed 3,000 on 1st January 2010 to Mr. Somesh. Mehta owed to Somesh, मतलब for Mehta amount is payable to Somesh. तो Mehta is debtor here, जिसे पैसा देना है। किसको पैसा देना है? सोमेश को। सोमेश is our creditor. Following are transactions that took place between them during 2010. It is agreed between the parties that interest at the rate 6% per annum is to be calculated on all transactions. आपको for first quarter transactions दिए हैं between सोमेश and मेहता। Last paragraph में क्या दिया है? They desire to settle their accounts by one single payment on 31st March. Ascertain amount to be paid to nearest rupee and ignore days of grace. हमको ये सम सॉल्व करना है बाय बोथ इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले ये सम सॉल्व कर रहे हैं बाय इंटरेस्ट मेथड। हमने फॉर्मेट जैसे पहले ही डिस्कस किया था
इफ वी आर सॉल्विंग दिस सम बाय इंटरेस्ट मेथड, जो तीसरा कॉलम होगा दैट विल बी ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द साइड्स. इफ वी आर सॉल्विंग दिस सम बाय प्रोडक्ट मेथड, थर्ड कॉलम विल दैट बी ऑफ प्रोडक्ट. तो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ अकाउंट करंट, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट करंट. सर सॉल्व करने के लिए पहले आपको हेडिंग देना पड़ेगा. हेडिंग फ्रेंड्स हमने क्या डिस्कस किया था, हमेशा रेसिपिएंट का नाम पहले आएगा, सेंडर का नाम लास्ट में आएगा. जो रिसीवर ऑफ स्टेटमेंट है इन अकाउंट करंट विथ गिवर ऑफ स्टेटमेंट. सर यहां पे क्लियरली क्वेश्चन में लिखा नहीं है ये स्टेटमेंट कौन बना रहा है और किसको दे रहा है. क्वेश्चन में क्लियरली ना लिखा जाए तो हम लोग हमेशा क्या मान लेते हैं, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय यस क्रेडिटर्स. This is a statement which is generally prepared by creditor and sent to his debtor. तो हम भी ऐसा ही मान लेंगे यहां पे who is creditor? सोमेश सर. तो ये स्टेटमेंट कौन बना रहा है, सोमेश बना रहा है, और किसको दे रहा है, मेहता को. सोमेश अगर स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है एंड मेहता को दे रहा है तो हेडिंग क्या बन जाएगा, मेहता इन अकाउंट करंट विथ सोमेश. तो व्हाट शुड बी द हेडिंग फॉर दिस स्टेटमेंट, मेहता इन अकाउंट करंट विथ सोमेश. And we are preparing this statement as on 31st of March 2010. Now friends, since we are preparing the statement on behalf of सोमेश, कौन बना रहा है ये स्टेटमेंट, सोमेश बना रहा है सर. तो सोमेश के बिहाफ पे अगर ये स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग यही मानेंगे हम सोमेश की बुक्स में मेहता का लेजर अकाउंट बना रहे हैं. क्या अजम्पशन पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, हम सोमेश की बुक्स में मेहता का लेजर अकाउंट बना रहे हैं. तो हम सोमेश हैं और हम मेहता का एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं. ये सोच के हम सारी एंट्रीज पहले बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. जनवरी 16, नहीं सर, फर्स्ट लाइन में ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है, मेहता ओड 3000 ऑन 1 जनवरी. सोमेश के लिए, हम सोमेश हैं, सोमेश के बिहाफ पे सोच रहे हैं, सोमेश के लिए मेहता एक डेटर है, मतलब उसका ओपनिंग डेबिट बैलेंस हमें दिया हुआ है. ओपनिंग डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड शो करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग डेबिट बैलेंस 3000 रुपीज दिया है, एंड फॉर ओपनिंग बैलेंस तो ट्रांजैक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट होगा. यस सर. पहला ट्रांजैक्शन है Jan 16. Jan 16 सोमेश सोल्ड गुड्स टू मेहता. सोमेश इज सेलिंग गुड्स टू मेहता. सी सोमेश इज सेलिंग गुड्स, तो सोमेश के लिए सेल्स हुआ, मतलब इनकम हुआ, तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ये सेल्स का पैसा मिल गया क्या, नहीं सर, पैसा मिलना बाकी है. पैसा मिलना बाकी है तो रिसीवेबल इन फ्यूचर इज आवर एसेट. एसेट इंक्रीजेस तो एसेट अकाउंट मतलब मेहता का अकाउंट डेबिट करेंगे. मेहता डेटर हो गया ना अपना. जर्नल एंट्री क्या होगा, मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल्स. एंट्री विल बी मेहता अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो अगेन मेहता के अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स. सेम ट्रांजैक्शन डेट will be our due date. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 29th Jan को दिया है. 29th Jan को मिस्टर सोमेश इज नाउ परचेजिंग गुड्स. मिस्टर सोमेश अगर गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड. और ये गुड्स जो खरीदा है इसके लिए पैसा देना बाकी है, पेएबल इन फ्यूचर है. मतलब सोमेश के लिए इस ट्रांजैक्शन में मेहता बिकम्स इज क्रेडिटर, लायबिलिटी इंक्रीजेस तो मेहता का अकाउंट क्रेडिट करेंगे. जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता. परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता मतलब मेहता के अकाउंट में पोस्टिंग होगा ऑन क्रेडिट साइड ऑन January 29th बाय परचेज. बाय परचेज 1500.
फिर मिस्टर सोमेश पेड कैश, कैश पे किया, कैश डिक्रीजेस, एसेट डिक्रीजेस, तो कैश क्रेडिट। एंड मेहता को हमने कैश दिया है, फ्यूचर में रिसीवेबल है, मेहता डेटर बन गया है, एसेट इंक्रीजेस, तो मेहता का अकाउंट डेबिट। क्या जर्नल एंट्री हुआ? फॉर पेमेंट ऑफ कैश, मेहता अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब मेहता के अकाउंट में पोस्टिंग डेबिट साइड, मेहता के अकाउंट में पोस्टिंग डेबिट साइड टू कैश। सेम ट्रांजैक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट हो जाएगा 1500। यस सर। 13th March, मिस्टर मेहता एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर सोमेश। मेहता एक्सेप्ट कर रहा है बिल, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल हमेशा पेएबल होता है। मेहता एक्सेप्ट कर रहा है मतलब दिस इज अमाउंट पेएबल फॉर मेहता, बिल्स पेएबल फॉर मेहता, मतलब सोमेश बिल ड्रॉ कर रहा है, सोमेश के लिए बिल रिसीवेबल है। सी फ्रेंड्स, ये बिल ड्रॉ करने से पहले क्यों ड्रॉ किया बिल मेहता पे? मेहता अपना डेटर था, पैसा मांगते थे उससे। जैसे ही बिल ड्रॉ किया, अब मेहता अपना डेटर नहीं रहा, अब वो बिल अपनी एसेट हो गई है। अगर मेहता अपना डेटर नहीं रहा तो मेहता का अकाउंट क्लोज करेंगे, डेटर कम होगा मतलब एसेट डिक्रीजेस, बिल अपनी एसेट बन गई, एक नया एसेट बुक्स में आ रहा है, बिल रिसीवेबल, एसेट इंक्रीजेस। क्या जर्नल एंट्री बनेगा? बिल ड्रॉ किया मेहता पे, क्या जर्नल एंट्री बनेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेहता, बिल रिसीवेबल टू मेहता, मतलब मेहता के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड, बाय बिल्स रिसीवेबल। बाय बिल्स रिसीवेबल। ड्यूरेशन ऑफ बिल इज 1 month, तो 13th March प्लस 1 month, 13th April प्लस 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। लेकिन सर यहां तो बोला है इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस कंसिडर नहीं करना है, तो हम लोग डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करेंगे। 13th March प्लस 1 month, 13th April विल बी योर ड्यू डेट। करेक्ट। तो ट्रांजेक्शन हमने सारे रिकॉर्ड कर दिए, अब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। सर कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं हम? फॉरवर्ड बैलेंस मेथड। सर फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन टू स्टेटमेंट डेट। हम तो ये अजम्पशन पे स्टेटमेंट बना रहे हैं ना कि ये स्टेटमेंट डेट पे सारा पेमेंट हो जाएगा, तो ये सभी ट्रांजेक्शन का पेमेंट स्टेटमेंट डेट पे होगा, मतलब ये सभी ट्रांजेक्शन पे ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर ओपनिंग बैलेंस, दैट इज ऑन 1st of January। ओपनिंग बैलेंस जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से एक दिन चला गया, मतलब 30 डेज ऑफ जनवरी। सर ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में तो हम फर्स्ट डेट का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मतलब ओपनिंग बैलेंस के लिए जब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट डेट एंड ड्यू डेट, सॉरी फर्स्ट डेट दैट इज ड्यू डेट एंड स्टेटमेंट डेट, दोनों कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। तो क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, नंबर ऑफ डेज जनवरी में 30 नहीं लेंगे, पूरे 31 लेंगे। फेब 28 डेज, मार्च 31 डेज, मतलब टोटल डेज आर 90 डेज। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट 16th of January। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, 16 डेज चले गए, 31 - 16 15 डेज, फेब के पूरे 28 डेज, मार्च के 31 डेज, टोटल 74 डेज। नेक्स्ट 10th of Feb, जनवरी में एक भी दिन नहीं है, फेब में 28 - 10 18 डेज, मार्च के 31 डेज 49 डेज। 29th of January, जनवरी में 2 दिन बाकी हैं, फेब में 28, मार्च में 31 61 डेज। फिर 13th April,
अरे ये ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट तो स्टेटमेंट डेट के भी बाद आता है। अगर इसका ड्यू डेट स्टेटमेंट डेट के भी बाद आता है, सी हम लोग क्या अजम्पशन पे स्टेटमेंट बना रहे हैं कि 31 मार्च को सारा पेमेंट हो जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का पेमेंट 31 मार्च को हो रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का पेमेंट तो ड्यू डेट से भी पहले हो रहा है, और ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो रहा है, तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं सर, ड्यू डेट से पहले पैसा दे रहे हैं तो वी वुड बी सेविंग सम इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, इस पे तो थोड़ा रीबेट मिलेगा हमको। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसका ड्यू डेट हमारे स्टेटमेंट डेट के बाद आता है, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है, क्योंकि उस पे रीबेट मिलेगा, ऐसे ट्रांजैक्शंस को अलग आइडेंटिफाई करने के लिए अकाउंटेंट्स उसके नंबर ऑफ डेज, उसका इंटरेस्ट रेड कलर इंक से रिकॉर्ड करते हैं, और इसीलिए ये ट्रांजैक्शंस के नंबर ऑफ डेज, ये ट्रांजैक्शन के इंटरेस्ट को रेड इंक डेज या रेड इंक इंटरेस्ट बोला जाता है। ओ, ये इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर रेड इंक डेज, व्हाट आर रेड इंक इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? वो ट्रांजैक्शन, those transaction whose due date is falling beyond statement date, those transactions whose due date is falling beyond statement date, number of days for such transactions or interest for such transactions is recorded with red color ink, and therefore those number of days, those interest are called red ink days or red ink interest. इसका एक नोट लिख लेते हैं हम लोग, those transactions whose due date is falling beyond statement date interest is not payable on such transactions on the contrary rebate will be received number of days or interest for such transactions is recorded with red color ink. Therefore, they are called red ink days or red ink product, sorry, red ink interest. फ्रेंड्स, हम लोग रेड कलर का पेन यूज नहीं करेंगे, हम लोग लॉजिकली सोचेंगे इस पे इंटरेस्ट नेगेटिवली पेएबल है, मतलब पे नहीं करना है, रिसीव करना है, तो इसके नंबर ऑफ डेज हम लोग सिंपली नेगेटिव साइन के साथ शो कर देंगे, -13 डेज हम लोग बोलेंगे, करेक्ट। तो फॉर ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ डेज हमको कितना मिला? 90 डेज, 74 डेज, 49 डेज, 61 डेज एंड -13 डेज। तो अब क्योंकि हम इंटरेस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का कैलकुलेट करना है, सभी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 3000 पे व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज
6% per annum. तो 3000 पे we need to calculate 6% interest for 90 days. तो 44.38. टू 2000 पे 6% for 74 days. 24.33. 1500 पे 6% for 49 days. 12.08. 1500 पे 6% for 61 days. 15.04. 2000 पे 6% for 13 days. 4.27, but negative. So let's find out balance in interest column then. हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, तो लेट्स फाइंड आउट बैलेंस इन इंटरेस्ट देन. 44.38 प्लस 24.33 प्लस 12.08, 80.79. $80.79 minus 15.04 and minus into minus plus 4.27. So it comes to 70.02. 70.02. Balance in interest column comes to 70.02. अब सोचते हैं ये इंटरेस्ट पेएबल है कि रिसीवेबल. नेट इंटरेस्ट कितना मिला हमको? 70.02. सोचिए ये इंटरेस्ट पेएबल है कि रिसीवेबल. तो हमने फ्रेंड्स डेबिट साइड क्या लिखा है? वो सारा पैसा जो मेहता को दिया है, जो उधार मेहता को दिया है, वो सारा पैसा जो मेहता को दिया है, जो उधार मेहता को दिया है, उस पे मेहता से इंटरेस्ट लेना है हमको. मतलब ऑन ऑल दीज डेबिट अमाउंट्स इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम मेहता. ये सारा इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मेहता है. क्रेडिट साइड क्या लिखा है? वो सारा पैसा जो मेहता से हमें मिला है, ऑल दैट विच वी हैव रिसीव फ्रॉम मेहता, ये पैसा जो मेहता से मिला है, इस पे तो इंटरेस्ट पे करना है मेहता को. मतलब बोल सकते हैं ये सारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये सारा इंटरेस्ट पेएबल है. रिसीवेबल का टोटल ज्यादा है, तो ये नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मेहता है. यस सर, ये नेट 70 रुपीज का इंटरेस्ट लेना है मेहता से. लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंटरेस्ट इज आवर इनकम. इफ दिस इंटरेस्ट इज आवर इनकम, इंटरेस्ट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. किससे लेना है? मेहता से लेना है. एनीथिंग रिसीवेबल इन फ्यूचर इज आवर एसेट, तो मेहता का अकाउंट डेबिट करेंगे. मतलब फॉर दिस इंटरेस्ट एंट्री क्या पास करेंगे? मेहता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. मेहता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. And now we may calculate balance in amount column. 6570. So 6570 minus 3500, तो 3070. नेट अमाउंट विद इंटरेस्ट कितना लेना है मेहता से? विद इंटरेस्ट हाउ मच इज रिसीवेबल? इट इज 3070. ऑन स्टेटमेंट डेट नेट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मेहता इज 3070. फ्रेंड्स, हम लोग बार बार इतना सारा नहीं सोचेंगे रिसीवेबल है कि पेएबल है. हम एक ऐसा ट्रिक डेवलप कर सकते हैं, ऐसा सीधा बोल सकते हैं कि जिस तरफ भी बैलेंस आएगा ना, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड. सी, जिस तरफ का बैलेंस आया
वो उस तरफ का बैलेंस नहीं है। क्रेडिट साइड बैलेंस इन इंटरेस्ट लिखा है, मतलब इट इज डेबिट बैलेंस, तो दैट इंटरेस्ट शुड अपीयर ऑन डेबिट साइड। तो जिधर भी बैलेंस या नेट इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके अपोजिट साइड इंटरेस्ट शो कर देना है। करेक्ट? तो ये आप लोग अच्छे से कॉपी करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर यही सम हम लोग प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। पॉज दी स्क्रीन, कॉपी, रिवाइज एंड देन रीस्टार्ट। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस सम बाय प्रोडक्ट मेथड, पहला चेंज, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम, अब हमें कौन सा कॉलम प्रिपेयर करना है? इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट का कॉलम प्रिपेयर करना है सर। सेकेंडली, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड एग्जैक्टली सेम वे होंगे, नंबर ऑफ डेज भी हम सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज, अब हर एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंस्टेड हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट नहीं, अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज। लेट्स कैलकुलेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका सर? अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज। तो 3000 इंटू 90 comes to 2,70,000. 74 into 2000 comes to 1,48,000. 49 into 1500, 73,500. 61 into 1500, 91,500. And 26,000 minus. Net product calculate करते हैं friends. What is net product? 2,70,000 plus 1,48,000 plus 73,500 minus 91,500 plus 26,000. So net product, friends, is coming to 4,26,000. डेबिट साइड प्रोडक्ट माइनस क्रेडिट साइड, नेट प्रोडक्ट हमको कितना मिल रहा है? 4,26,000. एंड वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट डायरेक्टली ऑन दिस नेट प्रोडक्ट। इंटरेस्ट अब सीधा इस नेट प्रोडक्ट पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। सो हाउ मच विल बी योर इंटरेस्ट? 4,26,000 नेट प्रोडक्ट मिला सर, उस पे 6%, एंड कभी भी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इट विल ऑलवेज बी फॉर 1 डे। सी, हम ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज से यहां मल्टीप्लाई कर चुके हैं, खाली 365 से डिवाइड करना बाकी है। ऐसा सोचो, आपको 50 रुपीज पे 100 डेज का इंटरेस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे सर? 50 इंटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 365, करेक्ट? अगर मैं आपको अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट दे दूं तो 50 इंटू 100, 5,000 पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करोगे, क्या वापस 100 बाय 365 करोगे? 100 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब क्या करना है सर? 1 डिवाइडेड बाय 365। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो जब आप प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकाल रहे हो, प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट हमेशा एक दिन के लिए निकलेगा ना, तो यहां पे भी आप नेट प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, इट विल बी फॉर 1 डे। तो ऑन 4,26,000 वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 6% फॉर 1 डे। इट कम्स टू एग्जैक्टली सेम 70.02। इंटरेस्ट सेम आ रहा है तो इंटरेस्ट सेम वैसे ही वापस रिकॉर्ड कर देंगे। कहां पे सर? ऑन अपोजिट साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट। नेट प्रोडक्ट क्रेडिट साइड लिखा है तो इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, सेम वैसे ही। टू इंटरेस्ट and now balance remaining in amount column will again be same. Balance now remaining in amount column will be 3070. डिफरेंस आई होप समझ में आया सबको? सिंपल है। तो अगेन पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन रीस्टार्ट।